नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। इसमें हम इग्नू की जो बुक है BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति, इसकी इकाई 14 है शासकीय व सामाजिक न्याय सभाएं, राजकीय न्यायालय, धर्म स्थानीय, कंटक शोधन, अर्थशास्त्र, प्रतिष्ठा, अप्रकाश, चोरों से रक्षा, व्यापारियों से रक्षा, भ्रष्ट अधिकारियों से रक्षा। इस लेसन में हम उद्देश्य इसका, प्रस्तावना और जो न्याय सभाएं होती थी उनको पढ़ेंगे। शासकीय और सामाजिक जो न्याय सभाएं थी और राजकीय न्यायालय, जिसमें धर्म स्थानीय और कंटक शोधन आएंगे। अर्थशास्त्र में वर्णित राजकीय न्यायालय, धर्म स्थानीय, कंटक शोधन और अप्रकाश, चोरों से रक्षा, व्यापारियों से रक्षा, भ्रष्ट अधिकारियों से रक्षा। चलिए शुरू करते हैं। इस जो ये लेसन है, इसको पढ़कर आप जानेंगे कि प्राचीन भारत में न्याय परंपरा कैसी थी, न्यायिक व्यवस्था का संचालन कैसे होता था, कौटिल्य ने प्राचीन न्याय व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया, न्याय प्रक्रिया में किन किन अधिकारियों की क्या क्या भूमिका थी तथा वे अधिकारी किन नामों से जाने जाते थे, प्राचीन न्याय व्यवस्था किस प्रकार आधुनिक दंड व्यवस्था के अनुकूल है, उसे भी समझेंगे। प्रस्तावना। प्राचीन भारतीय व्यवस्था अपने स्वरूप एवं व्यवस्था के में अत्यंत सशक्त रही है। समाज एवं शासन की कोई भी ऐसी इकाई नहीं थी जिसके ऊपर समाज और शासन का ध्यान न रहा हो। मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति न हो, इसलिए मनु निर्दिष्ट राजा की उपयोगिता के साथ ही मत्स्य न्याय में प्रवृत्त लोगों के लिए दंड विधान एवं व्यवस्था समुचित न्याय का प्रवर्तन किया गया। किसी के प्रति अन्याय न हो तथा कोई भी न्याय से वंचित न रह जाए, तदर्थ एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था का अनुपालन किया जाने लगा। यथा समय नीतिकारों ने इस व्यवस्था को व्यापक एवं पारदर्शी बनाने के लिए संस्थाओं, सहायक संस्थाओं तथा योग्य अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया। उसी का परिणाम है कि आज सर्वत्र एक व्यवस्थित न्याय तंत्र विद्यमान है तथा जन समुदाय में एक निष्पक्ष न्याय की आशा बंधी रहती है। कालगति में विविध काल के राजाओं ने प्रजानुरंजन के लिए न्यायप्रदायी ऐसी संस्थाओं को संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वहीं दूसरी ओर कतिपय साहित्यिक या अभिलेखीय स्रोतों से इसकी दुरुपयोग के भी संकेत मिलते हैं, किंतु राजाओं को यथासमय प्रजाहित मात्र का ही निर्देश दिया जाता रहा। कौटिल्य अर्थशास्त्र कहता है कि प्रजाहित ही राजाओं का हित है तथा प्रजाहित से बड़ा कोई सुख नहीं है। पारंपरिक रूप में वैदिक काल से लेकर राज्यों की भौगोलिक सीमाओं एवं जनसंख्याओं में विस्तार को देखते हुए न्याय व्यवस्था में विस्तार होता चला गया। कतिपय सहायक तथा आवश्यक संस्था भी बनती चली गई। इन्हीं संस्थाओं का परिचय प्रस्तुत इकाई में आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। न्याय सभाएं। प्राचीन भारतीय व्यवस्थाकारों ने समाज एवं मनुष्य को व्यवस्थित और नियंत्रित रखने, उसमें परस्पर सामंजस्य व समन्वय स्थापित करने के लिए अनेक मान्य परंपराओं, प्रथाओं तथा विधानों को लिपिबद्ध किया है और उन्हीं नियमों को विधि और कानून की संज्ञा प्रदान की गई है। वैदिकोत्तरवर्ती काल में सभा का शब्द का प्रयोग न्यायालय के अर्थ में होने लगा था, किंतु यह न्यायालय की अपेक्षा न्याय संस्था के रूप में कार्य करता था। विवाद के निर्णय, नीति निर्धारण, राजा की नियुक्ति, पदच्युति यानी पद से उतारना या राजा को पद छीनना आदि इनके कार्य होते थे। राज्यों के विस्तार और साम्राज्यों की स्थापना के साथ साथ न्याय का क्षेत्र एवं दायित्व भी बढ़ता चला गया। सारी समस्याओं एवं विवादों का समाधान
राजा मात्र के द्वारा किया जाना संभव नहीं था, इसलिए राजा न्याय संबंधी निर्णयों के लिए मंत्री परिषद, अमात्यों, पुरोहितों, न्याय सभा आदि की सहायता पर निर्भर हो गए थे। कालांतर ऐसी न्याय सभाएं भी सुविधा की दृष्टि से कई प्रकार की बन गई। समग्रता की दृष्टि से इनमें दो सर्वाधिक प्रमुख थी, शासकीय एवं सामाजिक न्याय सभाएं। पहले नंबर पर है शासकीय। राजा के आदेशों पर संचालित एवं केंद्रीय शासन के अधीन कार्य करने वाली संस्था शासकीय न्याय सभा कहलाती है। इसमें राजा स्वयं दत्तचित्त होकर वाद श्रवण करता है। रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि वे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर न्याय निर्णय करता था। राज्य के समक्ष केवल गंभीर प्रकरण ही निर्णयार्थ लाए जाते थे। इन प्रकरणों में राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वे निष्पक्षता का पालन करे और धर्म या विधि के अनुसार वाद निर्णय दे। सभा के इन कार्यों एवं स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। रामायण काल आने तक इन सभाओं या परिषदों का पर्यवसान राजसभा में हो गया था। कालांतर में इसी राजसभा ने राजदरबार का नाम ले लिया। राज्यों में भौगोलिक सीमाएं बढ़ी और कर्मानुगत प्रवर्ती राजाओं के अधिकार भी व्यापक होते चले गए। उसी क्रम में सभा ने राजसभा अर्थात राजा के दरबार का रूप धारण कर लिया। दिनानुदिन ततत सभाओं की नियंत्रणात्मक शक्ति क्षीण होती चली गई तथा उसके जनतंत्रात्मक स्वरूप का भी अंत हो गया। राजसभा में राजपुरोहित, राज्याधिकारी, कुछ मंत्री एवं राजा अथवा राज्य के कुछ कृपा पात्र थे, जो सशक्त हो गए तथा निर्णय में उनके विचार प्रधान होने लगे। अब जो है सामाजिक न्याय सभाएं। वैदिक काल में ऐसी अनेक सामाजिक संस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें सभा के साथ साथ समिति भी एक संस्था थी। ये एक प्रकार की स्वायत्त संस्था थी। अथर्ववेद के उदाहरण से ज्ञात होता है कि सभा और समिति का सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व था। सभा के सदस्यों के गुण और कार्य का उल्लेख करते हुए वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत सभा पर में कहा गया है कि ये सभासद धर्म एवं सत्य का आश्रय लेते थे। न्याय में प्रवृत्त इनके लिए छल कपट तथा सर्वदा त्याज्य था। इन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा निर्मित नियमों पर राजा अपनी स्वीकृति प्रदान करता था अथवा उनका यथासंभव पालन करता था। कुल, जाति, श्रेणी इसी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं थी। गण, पुग, व्रात्य, संघ, निगम अथवा नैगम आदि ऐसे कई अन्य नाम थे जिनमें श्रेणी सर्वाधिक प्रचलित थी। ये सभी परस्पर सहयोगाधारित संगठन थे, जिन्हें उनकी कार्यशैली एवं व्यापार के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इन लघु संस्थाओं को निर्णय का सीमित अधिकार होता था। न्याय का इच्छुक व्यक्ति और सभा से छूटा हुआ अभियुक्त दोषमुक्त, प्रसन्न और सानंद कहा गया। न्याय वितरण के अतिरिक्त सभा में आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों पर भी विचार होते थे। हल्देकर के अनुसार सभा का रूप ग्राम सभा था, जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। अगला जो टॉपिक है राजकीय न्यायालय। प्राचीन भारतीय धर्मसूत्रों, विधि शास्त्रों आदि में परिवर्तित न्याय निष्पादन के लिए न्यायालयों की स्थापना का सिद्धांत राजा के द्वारा मान्य था। प्राचीन भारतीय साहित्य में एतदर्थ अधिकरण शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। धर्मसूत्र, स्मृति साहित्य आदि में इन न्यायालयों के लिए धर्मस्थान, धर्मासन, धर्माधिकरण आदि शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। शूद्रक, विरचित, मृच्छकटिक के नवम अंग में इनको व्यवहार मंडप और अधिकरण मंडप नामों से अभिहित किया गया है। इसी प्रकार व्यवहार प्रकाश में पृथ्वीचंद ने वात्स्यायन के मत को उद्धृत करते हुए न्यायालय को धर्माधिकरण शब्द से संबोधित किया है।
क्योंकि वहां धर्मशास्त्रों के आधार पर ही विवादों का निर्णय किया जाता था। धर्मशास्त्रों और राजनीति परक ग्रंथों में न्यायासन पर बैठने वाले व्यक्ति को धर्मासनिक, धर्मस्थल, धर्माधिकारी, धर्मवेत्ता आदि पदों से अभिहित किया जाता था। और ये धर्माध्यक्ष या धर्माधिकारी कुलीन, शीलवान, गुण संपन्न, सत्यवादी, धर्मपरायण, चतुर और प्रज्ञा संपन्न और दक्ष होना चाहिए। इसके साथ ही प्राचीन स्रोतों से यह भी ज्ञात होता है कि न्यायाधीश के अतिरिक्त न्याय प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। यथा जो कर्मचारी के नाम है धर्माधिकारी, प्रादिवाक, सभ्य, पुरोहित, ब्राह्मणी, कायस्थ, पुष्पपाल, काष्ठक, महत्तर, बलदर्शक, श्रावणिक, कालपाशिक, दंडपाशिक, घातक आदि। राज्यसभा में राज्य की अनुपस्थिति में पुरोहित अध्यक्षता करता था। इसमें सभासदों के लिए पृथक आसन थे। राजा जिस आसन पर आसीन होते थे वह आसन राजासन या परमासन कहलाता था, किंतु जिस आसन पर बैठकर राजा निर्णय सुनाता था वह धर्मासन कहलाता था। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में सामान्यतः दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है राज न्यायालय, दूसरा है अन्य न्यायालय। पहला देखिए, राज न्यायालय। राज न्यायालय वह सभा थी जहाँ राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। यही केंद्रीय न्यायालय होता था। राज न्यायालय में के दो स्वरूप थे। पहला, एक में मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजा स्वयं उपस्थित होता था। दूसरे प्रकार के न्यायालयों के लिए वह किसी योग्य व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर देता था। राजा के द्वारा नियुक्त यह न्यायाधीश प्रादिवाक कहलाता था। यह प्रादिवाक लोक व्यवहार तथा शास्त्रोक्त नीति को जानने वाला होता था। यह सभा में उपस्थित होकर सभासद तथा अन्य अधिकारियों की सहायता से लोक शास्त्र आदि के माध्यम से राज्य के समक्ष उचित निर्णय प्रस्तुत करता था। उक्त राजकीय न्यायाधिकरणों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अपने अपने प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी होते थे, जिन्हें अपने विभागीय अधिकारियों के प्रकरण में विवादों के निर्णय अथवा निस्तारण का अधिकार था। प्राचीन काल में यद्यपि न्याय व्यवस्था अत्यधिक सरल, सुव्यवस्थित एवं पक्षपात रहित थी, तथापि 4वीं शताब्दी ईस्वी आते आते उसमें पक्षपात एवं भ्रष्टाचार प्रारंभ हो गया था। इस संबंध में ढेर सारे साहित्यिक उदाहरण प्राप्त होते हैं जो यहाँ उल्लेखनीय हैं। पहला है श्यामलिक विचरित पादताड़ितक नामक बाण से यह ज्ञात होता है कि उस समय न्याय व्यवस्था काफी पंगु हो गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार तथा पक्षपात व्याप्त हो गया था। इसमें एक गणिका के द्वारा अपनी पुत्री को आधेपन के लिए कुमारामात्य के अधिकरण में ले जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। मृच्छकटिक के नवम अंग में यह प्रसंग प्राप्त होता है कि राजा पालक का साला सकार चारुदत्त पर न्यायालय में वसंत सेना की हत्या का अभियोग प्रस्तुत करते समय न्यायाधीश को राजा का भय दिखाकर प्रभावित करने का सफल प्रयास करता है। इस संबंध में एक और उदाहरण प्राप्त होता है कि मदयंती नामक एक वेश्या उपगुप्त से आधापन धन के लिए न्यायालय की शरण में गई थी। वहां न्यायालय में वाद श्रवण के समय प्रादिवाक विष्णुदास ऊँघता रहता था और न्यायालय के अधिकारी पुष्पपाल, कायस्थ, काष्ठक, महत्तर आदि उत्कोच रिश्वत मांगते थे। ऐसे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से खिन्न होकर उपगुप्त ने सोचा कि रिश्वत देने से अच्छा तो यही है कि वेश्या को ही धन दे दिया जाए। मतविलास प्रश्न से यह भी यही संकेत मिलता है कि न्यायालय के कर्मचारी रिश्वत लेकर न्याय के विपरीत निर्णय दे देते थे। अगला जो पॉइंट है अन्य न्यायालय।
अन्य प्रकार के न्यायालयों को क्षेत्रीय न्यायालय कहा जा सकता है, जो क्रमानुसार छोटे बड़े स्तर के होते थे। बृहस्पति ने ऐसे न्यायालयों को 4 भागों में बताया है: प्रतिष्ठिता, अप्रतिष्ठिता, मुद्रिता और शासिता। इसमें ग्राम व पुर के न्यायालयों को प्रतिष्ठिता तथा चला को अप्रतिष्ठिता कहा गया है। राजमुद्रा तथा अध्यक्ष से युक्त न्यायालय, राजा से युक्त को शासिता न्यायालय कहलाती है। अन्य न्यायालयों में कुल, श्रेणी, पुक और गण आदि के अपने न्यायालय थे, जिन्हें केवल सीमित क्षेत्र में ही न्याय करने का अधिकार प्राप्त था। बृहस्पति ने कुल, श्रेणी एवं पुक की सभा को स्थानीय कहा है। अगला जो पॉइंट है, अर्थशास्त्र में वर्णित राजकीय न्यायालय। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विधि के 4 स्रोतों का वर्णन करते हुए कहा है कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्यानुशासन राज्य की आज्ञा में स्थित है। इस प्रकार राज्य के समस्त आचार, विचार, न्याय आदि की दृष्टि से उन्होंने न्यायालय की आवश्यकता एवं कार्य पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार उन्होंने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है: धर्म स्थानीय और कंटक शोधन। ये दोनों न केवल राज्य की राजधानी में स्थापित किए जाते थे, बल्कि जनपद, संधि, द्रोणमुख, संग्रहण प्रभृति राज्य के उपविभागों में भी इसकी स्थापना की जाती थी। धर्म स्थानीय न्यायालयों के न्यायाधीशों को धर्मस्थ और कंटक शोधन न्यायालयों के न्यायाधीश को प्रदेष्टा नामक से विहित किया गया है। पहला है धर्मस्थीय यानी व्यवहार। धर्मस्थीय न्यायालय कौटिल्य की नूतन परिकल्पना है, जो तत्कालीन शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। कौटिल्य ने इसे अन्यत्र व्यवहार न्यायालय नाम दिया है। व्यवहार के 4 पद थे। इनमें धर्म सत्य में, व्यवहार साक्षियों पर, चरित्र मनुष्य के संग्रह में, राज्यानुशासन राज्य की आज्ञा में स्थित है। धर्मशास्त्रों तथा विधि शास्त्रों में पारस्परिक विवादों के नियमों को व्यवहार नाम से संबोधित किया गया है। व्यवहार का अर्थ है पारस्परिक विवाद के विविध संदेहों को हरण करने के साधन से है। व्यवहार शब्द की व्याख्या करते हुए कात्यायन ने लिखा है कि वि यानी नानार्थ, अव संदेह तथा हार यानी हरण। इस प्रकार व्यवहार पद का अर्थ हुआ नाना संदेहों का हरण। व्यवहार के नियम धर्म सम्मत होते थे। शुक्र नीति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार या धर्मस्थीय के विषय में स्पष्ट किया गया है कि स्मृतियों और आचार के उल्लंघन से यदि कोई दूसरों द्वारा पीड़ित हो और वह राजा के यहाँ आवेदन करे तो वह क्रिया व्यवहार पद है। धर्मस्थीय न्यायालयों का न्याय निर्णय धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ यानी न्यायाधीश या व्यवहारिक तथा 3 अमात्य करते थे। धर्मस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे। इसी को धर्मस्थ भी कहा जाता था। इन्हें एक प्रकार से आधुनिक दीवानी अदालत के रूप में समझा जा सकता है। धर्मस्थीय न्यायालय के अंतर्गत प्रजाजनों के पारस्परिक विद्वेषों के कारणों का अन्वेषण कर उन पर विमर्श करना, अपक्षभाव से दोषियों को दंड देना, निर्दोष को मुक्त करना आदि धर्मस्थीय न्यायालय के मुख्य विषय होते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार धर्मस्थीय न्यायालय वे न्यायालय थे जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवाद के संबंध में निर्णय देते थे। धर्मस्थीय अदालतों में अधिकांश वाद विषय विवाह, स्त्रीधन, दाय, घर, खेत, सेतुबंध, जलाशय संबंधी, ऋण संबंधी विवाद, भृत्य, कर्मकर और स्वामी के बीच विवाद, क्रय विक्रय संबंधी झगड़े से संबंधित थे। किंतु चोरी, डाके और लूट के मामले भी
धर्मस्थलीय अदालत के सामने पेश किए जाते थे। इसी प्रकार कुवचन बोलना, मानहानि और मारपीट के मामले भी धर्मस्थलीय अदालत के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। अगला पॉइंट है कंटक शोधन। अर्थशास्त्र में वर्णित दूसरे प्रकार का न्यायालय कंटक शोधन है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित की उपेक्षा कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले को कंटक कहा जाता है। उनसे समाज की एवं राष्ट्र की रक्षा करना इस न्यायालय का कार्य था, इसलिए इसे कंटक शोधन कहा गया। यह न्यायालय तत्कालीन शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदेष्टा कहा गया है। अन्यत्र मानसोल्लास में उन्हें धर्माधिकारी एवं मृच्छकटिक में अधिकारिणी कहा गया है। कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश 3 प्रदेष्टा तथा 3 अमात्य होते थे और राज्य तथा व्यक्ति के बीच विवाद इनके न्याय के विषय थे। इसे एक प्रकार से आधुनिक फौजदारी यानी आपराधिक न्यायालय कहा जा सकता है। ये जो है कंटक शोधन न्यायालय के मुख्य कार्य थे। पहला, हत्या एवं डाका जैसे गंभीर अपराधों की सत्यता परीक्षण के लिए आयोग नियुक्त करना। दूसरा, विवेक एवं व्यक्तिक अधिकार से निर्णय को अन्यथा रूप देने से रोकना। राज कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों से किसी प्रकार की न्यायिक दुर्व्यवस्था का निरीक्षण करना। विविध अध्यक्षों और राजपुरुषों पर नियंत्रण रखना। बेईमानी, चोरी, रिश्वत आदि से अपने को अलग कर रखना। समाज विरोधी तत्वों को समुचित दंड देना। इस न्यायालय को प्राय दंडापराध विधि का प्रथम न्यायालय माना जाता है। इस न्यायालय के द्वारा राजनीति एवं सामाजिक कंटकों का शोधन होता था। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार कंटक शोधन न्यायालय एक नए प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बनाए गए थे, ताकि एक अत्यंत संगठित शासन तंत्र के विविध विषयों से संबद्ध निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके। वे एक प्रकार के विशेष न्यायालय थे जहां अभियोगों पर तुरंत विचार किया जाता था। अगला पॉइंट है अप्रकाश चोरों से रक्षा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कई प्रकार के दंडों के विधान हैं। ऐसे में चोरों से प्रजा की रक्षा कैसे की जाए अथवा अप्रकाशित चोर कौन होते थे, इसके ऊपर भी पर्याप्त विमर्श मिलता है। उसके अनुसार कौटिल्य का यह मानना था कि होने वाली चोरी के संदर्भ में चोरों की प्रजा की रक्षा, चोरों से जब प्रजा की रक्षा सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। ऐसे चोरों से रक्षा के लिए दंड को अधोदत्त रूप से समझा जा सकता है। चोरी सिद्ध होने पर चोर व्यक्ति को दंड, साधु पुरुष को चोर बताने वाले और चोर को छिपाने वाले व्यक्ति को चोरी का दंड, निरपराध व्यक्ति को दंड देने वाले अधिकारी को प्रथम साहस का दंड, छिपकर वेश्या, दूती आदि का कार्य करने वाली स्त्रियों को दंड देना चाहिए, किंतु गर्भिणी और सद्य पुरुष को प्रसूता को दंड। चोरी करने के लिए सूचना देने वाले, चोरी का प्रण करने वाले, चोरी की हुई वस्तु के टुकड़े टुकड़े करने वाले, चोरी के समय पकड़े जाने वाले, खजाना लूटने वाले, हत्या आदि करने वाले लोगों को आजीवन कठोर श्रम का दंड देना चाहिए। यद्यपि ब्राह्मणों के लिए मृत्यु या कठोर दंड निषिद्ध था, तथापि चोरी करने पर उसके माथे में कुत्ते का चिन्ह, हत्या करने पर कबंध का, गुरुपत्नी गमन पर भंग का तथा मदिरा पीने पर प्याले का चिन्ह बना देना चाहिए और देश से निर्वासित कर देना चाहिए। खानों से बहुमूल्य वस्तु चुराने पर प्राण दंड, सारहीन वस्तुओं को चुराने पर प्रथम साहस का दंड। खेतों से चोरी करने पर चुराई गई वस्तु को कीमत के आधार पर दंड,
गोदाम, दुकान, कारखाने और शस्त्रागार से चोरी करने पर 12 पर्ण का कोष तथा भंडारगार भंडागार से चोरी करने वालों को 24 पणों का दंड। स्वयं चोरी करके दूसरों को चोर बताने वाले कर्मचारियों को प्राणदंड देना चाहिए। खेतों, खलिहानों, दुकानों में चोरी करने वालों को वस्तु की कीमत के आधार पर आर्थिक दंड के साथ ही अपमानित करके नगर में घुमाना चाहिए या सिर मुंडवा देना चाहिए, निर्वासित कर देना चाहिए अथवा प्राणदंड देना चाहिए। दंड का उक्त विधान किसी भी कल्याणकारी समाज के लिए अनुकरणीय है। अगला जो टॉपिक है, व्यापारियों से रक्षा, यानी निर्दोषों तथा धनहीन प्रजाओं को ठगने तथा अपने कोष को भरते रहने में व्यापारियों की भूमिका सर्वकालिक रही है। समाज में विक्रय अधिकारी अर्थात व्यापारियों का कर्तव्य है कि वह बाजार से पुराने अन्न और विक्रेताओं के पदार्थों के आयात निर्यात का प्रबंध करे, तराजू आदि को देखे, किंतु प्रजानुकूल कार्य न करने वाले के लिए कौटिल्य ने कठोर दंड का विधान किया है। तदनुसार तौल में कमी होने पर व्यापारियों को दंडित करना चाहिए। नकली तराजू से सामान तौलने वाले को 24 पणों का, विक्रय योग्य वस्तुओं का 8वां हिस्सा चुराने वाले को 96 पणों का, घटिया वस्तु को बढ़िया बताकर बेचने वाले को मूल्य से 8 गुना राशि का, नकली को असली कहकर बेचने वाले को 54 पण का दंड देना चाहिए। यदि लोहकार इत्यादि कहे हुए के अनुसार कार्य न करे, मजदूरी ज़्यादा ले, बेचते समय अधिक और खरीदते समय कम मूल्य दे, तो उन्हें 1000 पण से दंडित करना चाहिए। वस्तु के विक्रय को रोककर अनुचित मूल्य पर देखने और खरीदने वाले व्यापारियों पर भी 1000 पण का दंड लगना चाहिए। तौलने में हाथ की सफाई से 1 पण मूल्य वाली वस्तु का 8वां हिस्सा कम करने वाले को 200 पणों से दंडित करना चाहिए। अनाज, तेल, नमक आदि वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचने पर 12 पणों का दंड लगना चाहिए। व्यापारियों को विक्रय अधिकारी की अनुमति से विक्रय योग्य वस्तुओं का संचय करना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं में 5 पण और विदेशी वस्तुओं में 10 पण से अधिक लाभ पाने के प्रयत्न में व्यापारियों को 200 पणों का दंड देना चाहिए। व्यापारियों के द्वारा किया जाने वाला यह छद्म भ्रष्टाचार किसी भी समाज के लिए अनुकरणीय नहीं है। इस दृष्टि से कौटिल्य का यह दूरदर्शी चिंतन समकालीन समाज की अनिवार्यता एवं आवश्यकता है। अगला जो टॉपिक है, भ्रष्ट अधिकारियों से रक्षा। उच्च पदासीन अधिकारीगण अपने अधिकार एवं बौद्धिक जोड़ तोड़ से प्रजा को उनके अधिकारों से वंचित रखते थे तथा अपने अपने विभागीय भ्रष्टाचारों में लिप्त रहते थे। कौटिल्य ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी कठोर दंड का विधान किया था। तदनुसार अनधिकृत आज्ञापत्र बनाने या सिक्के बनाने पर कुटुंबियों को प्रथम साहस का, सुवर्णाध्यक्षों को मध्यम साहस का, ग्राम मुखियों को उत्तम साहस का तथा समाहर्ताओं को मृत्युदंड देने का निर्देश था। कारागृह को बिना तोड़े निकलने वाले कैदी को मध्यम साहस का दंड तथा तोड़कर निकलने वाले को प्राणदंड देना चाहिए। सारांश देख लीजिए। प्राचीन भारतीय न्याय एवं शासन व्यवस्था स्वयं में एक सफल प्रयोग था। इसका क्रमिक विकास उस काल से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रभाव मृच्छकटिक में परिलक्षित होता है। इसमें न्यायालय का व्यवहारिक स्वरूप प्रकट होता है। इस क्रम में धार्मिक विधि, राज्य विधि, सदाचार, परंपरा आदि के नए प्रतिमान स्थापित शुरू होने लगे थे। कौटिल्य ने धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन नाम से जिस न्यायालय का प्रवर्तन किया था, वे ही आधुनिक न्याय व्यवस्था की आधारभूमि बने। दंड का इतना तार्किक विधान तथा कठोरता ने समाज में निसंदेह भय का वातावरण उपस्थित किया, जिससे अपराध पर न्यूनातिन्यून नियंत्रण संभव हो पाया। चैप्टर जो होता है कंप्लीट। और
जो मेन वर्ड मीनिंग्स है इनको भी देख लें जरा। अधिकरण यानी न्यायालय। कंटक, कांटा, स्वार्थ की पूर्ति करने वाला। धर्माधिकरण न्यायालय। धर्मासन जिस आसन पर बैठकर राज्य न्याय करता था। प्राडिवाक राजा के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश। भंडागार खजाना कोष। मत्स्य न्याय जिस व्यवस्था में बलवान कमजोर को संत्रस्त करे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा लेती है। व्यवहार न्याय व्यवहारिक धर्मस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। और चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ये जो इसके क्वेश्चन आंसर है इन्हें आप खुद से करने की कोशिश करें, तभी आप अच्छे से अपना मतलब जो लेवल है वो पता कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, इनको आप देख कर खुद से करने की कोशिश करें। धन्यवाद।